राज्य में सिंड्रेला नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। पिता के देहांत के बाद से ही उनकी सौतेली माँ और दोनों बहनों ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वो तीनों मिलकर दोनों बहनों से घर के सारे काम करवाती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती थी। दूसरी तरफ सौतेली माँ हमेशा अपनी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीद कर लाती थी, जबकि दोनों सिंड्रेला को हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने दिन गुजारने पड़ते थे। फिर एक दिन, अरे ये क्या, आज तुम दोनों ने खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्ची डाल दी है। मेरा मुंह जल गया। आखिर इतना तीखा खाना बनाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? माँ, हमारी कोई गलती नहीं है। बड़ी दीदी ने हमें तीखा खाना बनाने के लिए कहा था। नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये दोनों बहनें हम तीनों से नफरत करती हैं, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर तीखा खाना बनाया है। अच्छा तो ये बात है। बहुत दिनों से इन तीनों को सजा नहीं मिली। चलो आज इन्हें अच्छी सजा देते हैं। इन दोनों के हाथ पैर रस्सी से बांध दो। फिर दोनों सौतेली बहनें मिलकर दोनों सिंड्रेला के हाथ पैर बांध देते हैं। उसके बाद सौतेली माँ रसोई घर से ढेर सारी लाल मिर्च लाकर जबरदस्ती दोनों बहनों के मुंह में ठूसने लगती है। मिर्च के कारण दोनों बहनों का मुंह जलने लगता है और वो दोनों जोर से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके रोने का तीनों माँ बेटी पर कोई असर नहीं होता और वो तीनों डंडे से उनकी खूब पिटाई भी करती हैं। इस तरह उस घर में बेचारी सिंड्रेला बहनों को बहुत अत्याचार सहने पड़ते थे। दोनों बहनें अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की ओर देखा करती थी और अपने माता पिता को याद करके खूब आंसू बहाती थी। वही खिड़की के पास एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। दोनों बहनों को दुखी देखकर चिड़िया को बहुत दुख होता था और वो अक्सर दोनों बहनों के पास आकर उनसे बातें करके उनका दुख बांटा करती थी। फिर एक दिन उस राज्य की रानी अपने दोनों राजकुमारों की शादी करवाने का फैसला करती है। इसके लिए वो राजमहल में एक बड़ी स्वयंवर का आयोजन करती है। राज्य के सभी कुंवारी लड़कियों को स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया गया था। जब ये बात सौतेली माँ को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए महंगी ड्रेस और कीमती गहने खरीद कर ले आती है। दूसरी तरफ दोनों सिंड्रेला बहनें भी उस स्वयंवर में शामिल होना चाहती थी। अच्छा तो तुम दोनों भी स्वयंवर में जाना चाहती हो? जरा अपनी शक्ल देखो, तुम दोनों महल की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं हो। महल की रानी बनने की हैसियत सिर्फ मेरी बेटियों की है। तुम दोनों चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। इसके बाद सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को तैयार करके महल की ओर रवाना कर देती है। दूसरी तरफ दोनों सिंड्रेला बहनें खिड़की के पास खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। उन दोनों का दुख देखकर चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो फौरन जंगल में रहने वाली एक दयालु परी के पास पहुंचकर उससे सारी बात बता देती है। परी दोनों सिंड्रेला बहनों की मदद करने फौरन उनके कमरे में प्रकट हो जाती है। परी अपनी जादुई शक्ति से दोनों बहनों को बहुत ही सुंदर कपड़े और गहने प्रकट करके उन्हें तैयार कर देती है। उसके बाद परी उन दोनों के जाने के लिए एक जादुई कालीन भी प्रकट कर देती है। अब तुम दोनों महल में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रात के 2 बजने से पहले तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, वरना मेरा जादू का असर उल्टा हो जाएगा और तुम दोनों चुड़ैलों की तरह बदसूरत बन जाओगी। हम आपकी बात याद रखेंगे परी जी। उसके बाद दोनों बहनें जादुई कालीन पर सवार होकर महल पहुंच जाती हैं। महल में जाते ही सभी दोनों बहनों की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी अचानक दोनों राजकुमार उन दोनों के पास आकर उनसे डांस करने के लिए कहते हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी राजकुमारों के साथ डांस करने लगती हैं। उसके बाद वो दोनों राजकुमारों के साथ मिलकर स्वादिष्ट खाना भी खाती हैं। दोनों राजकुमार सिंड्रेला बहनों पर पूरी तरह फिदा हो गए थे और उन्हें उनसे शादी करने का मन बना लिया था। लेकिन बातों ही बातों में दोनों बहनों की नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी घड़ी पर पड़ती है। अरे ये क्या, 2 बजने में कुछ ही समय बाकी है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। दोनों बहनें फौरन खाने की टेबल से उठकर बाहर की ओर दौड़ने लगती हैं। ये देख राजकुमारों को बड़ी हैरानी होती है। दोनों राजकुमार भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। दोनों सिंड्रेला जल्दी से महल के बाहर मौजूद जादुई कालीन पर छलांग लगाकर बैठ जाती हैं।
लेकिन तभी अचानक उन दोनों की सैंडल नीचे गिर पड़ती है। देखते ही देखते जादुई कालीन उन्हें हवा में उड़ाकर वापस उनके घर पहुंचा देती है। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों के जाने से दोनों राजकुमार बहुत दुखी हो गए थे। वो दोनों तो अचानक चली गई, आखिर वो दोनों कहाँ से आई थी? अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, वो दोनों हमारे राज्य की लड़कियां हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ये देखो, उन दोनों की सैंडल यहाँ गिरी है, इनके जरिए हम उनका पता लगा लेंगे। फिर अगले दिन रानी अपनी दोनों बेटों के साथ राज्य में मौजूद जुड़वा लड़कियों के बारे में पता करके उनकी एक लिस्ट बनाती है और बारी बारी सभी लड़कियों के पास जाकर उन्हें सैंडल पहनाने लगती है। लेकिन किसी भी जुड़वा बहनों के पैरों में सैंडल फिट नहीं होती। फिर आखिरकार रानी दोनों सिंड्रेला के घर पहुंचती है। सुनो, हमें पता चला है कि यहाँ पर जुड़वा बहनें रहती हैं, हम उनसे मिलना चाहती हैं, हमें ये सैंडल उन्हें पहनानी है। लगता है वो दोनों चोरी छुपे महल में गई थी, मुझे किसी भी तरह रानी को उनसे मिलने से रोकना होगा। तुम क्या बड़बड़ कर रही हो? जल्दी से दोनों बहनों को बुलाओ। रानी जी, दरअसल मेरी दोनों सौतेली बेटियां कुछ दिनों पहले ही घर छोड़कर भाग गई हैं। उधर दूसरी तरफ दोनों सौतेली बहनों ने दोनों सिंड्रेला को कमरे के अंदर बंद कर दिया था। नीचे दोनों राजकुमार रानी जी के साथ आए हैं, हमारी सौतेली माँ उनसे झूठ कह रही है, अब हम क्या करें? तभी दोनों बहनें अपनी आंखें बंद करके परी को याद करती हैं। परी फौरन वहां प्रकट हो जाती है और अपनी जादुई शक्ति से दरवाजे को तोड़ देती है। उसके बाद दोनों बहनें फौरन कमरे से बाहर निकलकर रानी के सामने पहुंच जाती हैं। रानी दोनों को सैंडल पहनने के लिए कहती है। दोनों के पैरों में सैंडल बिल्कुल फिट हो जाती है। ये देख रानी और दोनों राजकुमार बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पूरे जामनगर को अच्छी तरह सजाया जाता है और बड़ी धूमधाम से राजकुमारों की शादी दोनों सिंड्रेला बहनों से हो जाती है। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती नाम की गरीब औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। आरती के पति को एक गंभीर बीमारी थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पाता था। दूसरी तरफ आरती के सास ससुर भी बहुत बूढ़े हो गए थे, इसीलिए आरती मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करती थी। फिर कुछ समय बाद आरती की एक सहेली की तबीयत खराब हो जाती है। वो आरती को अपने घर पर खाना बनाने के लिए बुलाती है। आरती उसके घर जाकर स्वादिष्ट खाना बनाती है। आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, सच में आपके हाथों में तो जादू है। क्या आप मेरे लिए छोटा सा केक बना सकती हो? मैंने कई दिनों से केक नहीं खाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कटोरी केक बनाती हूँ मैं। उसके बाद आरती एक कटोरी केक बनाकर पिंकी को दे देती है। उस केक को खाकर पिंकी और उसकी माँ दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह वाह, क्या बात है, ये केक तो किसी बेकरी के केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है आंटी। मेरी मानो तो आप कटोरी केक बेचना शुरू कर दो, आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगी। आरती को ये बात पसंद आती है। फिर अगले दिन थोड़े पैसों का इंतजाम करके आरती कटोरी केक बनाना शुरू कर देती है। केक तो अच्छे बने हैं, अब तुम इन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करो, क्या पता हमारी किस्मत पलट जाए। उसके बाद आरती बाजार में जाकर कटोरी केक बेचने लगती है। कुछ लोग आरती का केक चखकर देखते हैं, उन्हें केक का स्वाद बहुत पसंद आता है। उसके बाद वो लोग आरती से ढेर सारे केक खरीद कर ले जाते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आरती के सारे केक बिक जाते हैं। क्या बात है, आज तो मैंने पूरे 700 रुपए कमाए हैं। अब मैं रोज इसी तरह बाजार में आकर केक बेचूंगी। वहीं दूसरी तरफ आरती के गांव में नीलम नाम की एक लालची औरत रहती थी। वो एक बेकरी चलाती थी। जब उसे आरती के केक के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैंने सुना है लोगों को आरती के केक बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे किसी भी तरह उसका व्यापार बंद कराना होगा, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगी। फिर अगले दिन नीलम एक पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर उससे आरती की पिटाई करवाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए, आखिर मेरा कसूर क्या है? हमें खबर मिली है कि तू अपने केक में नशीली दवाई मिलाकर लोगों को बेचती है। अगर आज के बाद तू यहाँ केक बेचती हुई दिखाई दी तो मैं तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। उस दिन की घटना के बाद से आरती बहुत घबरा जाती है और दोबारा केक बनाने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आरती के घर पर एक परी उससे मिलने आती है। सुनो आरती, कुछ दिनों पहले मेरी नौकरानी तुमसे केक खरीद कर लाई थी। केक बहुत स्वादिष्ट था,
आज भी मैं केक खाने यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि तुमने केक बेचना बंद कर दिया है। ये सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परी को सारी कहानी बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, ईमानदारी से अगर कोई काम करना चाहे तो बुरे लोगों से परेशान करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद परी आरती को ढेर सारे जादुई कटोरियाँ प्रकट करके देती है। ये सभी जादुई कटोरी है, इनके अंदर तुम कटोरी केक बनाकर तैयार करो। जब भी तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसके शरीर पर कटोरी केक फेंक देना, उसके बाद तुम्हारे दुश्मन को उसका सबक मिल जाएगा। परी की बातें सुनकर आरती बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से आरती जादुई कटोरी में केक बनाना शुरू कर देती है। 2 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद नीलम को आरती के बारे में पता चल जाता है। इतनी मार खाने के बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई और उसने फिर से केक बेचना शुरू कर दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले दिन नीलम दोबारा पुलिस वाले को पैसे देकर उसे आरती की पिटाई करने के लिए कहती है। पिछली बार तुमने उसे बहुत कम मारा था, जिस वजह से वो दोबारा बाजार में केक बेचने पहुंच गई है। इस बार तुम उसके हाथ पैर तोड़ देना ताकि कई महीनों तक वो बिस्तर से ना उठ सके। ये लो, मैंने इस बार तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दिए हैं। आप चिंता मत करो मेम साहब, इस बार मैं उसकी दोनों टांगों के साथ साथ उसका सर भी फोड़ दूंगा। उसके बाद पुलिस वाला एक बड़ा डंडा लेकर आरती के पास पहुंच जाता है। क्योरी, मैंने तुझे मना किया था ना कि दोबारा बाजार में केक मत बेचना, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा यहाँ आ गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिए साहब, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेहनत करके अपना परिवार पालना चाहती हूँ। आप बेवजह मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनी, चल मार खाने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही आरती फौरन एक कटोरी केक उठाकर पुलिस वाले के शरीर पर फेंक देती है। देखते ही देखते वहाँ कटोरी केक एक विशाल रूप धारण कर लेता है। ये देख पुलिस वाले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या, अचानक ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर अगले ही पल केक के ऊपर एक चेहरा प्रकट हो जाता है। क्यों रे बेईमान पुलिस वाले, नीलम से पैसे लेकर तो इस मासूम पर अत्याचार करने आया है। ठहर जा, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। उसके बाद जादुई केक के अंदर से एक बड़ा डंडा बाहर निकलकर पुलिस वाले की पिटाई करने लगता है। आसपास गुजर रहे सभी लोग उस पुलिस वाले को मार खाते देख बहुत खुश होते हैं। हाय, मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरे हाथ पैर टूट गया रे, कोई बचाओ, मेरी मदद करो। तू एक लालची बेईमान पुलिस वाला है, तू रिश्वत लेकर बुरे काम करता है, तुझे बिल्कुल सही सजा मिली है। हाँ, जादुई केक किसे कड़ी सजा दो, आज इसकी अक्ल ठिकाने लगा दो। फिर काफी देर मार खाने के बाद पुलिस वाला किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से भाग निकलता है। अब मैं उस लालची नीलम को सजा दूंगा। उसके बाद जादुई केक हवा में उड़ते हुए नीलम के घर पहुँच जाता है। फिर केक के अंदर से एक बड़ी रस्सी बाहर निकलकर नीलम को जकड़ लेती है। अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अचानक ये केक कहाँ से आ गया? और मैं तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देने आया हूँ। उसके बाद केक के अंदर से एक बड़ी कैंची निकलकर नीलम के साले बाल कतर देती है और इसे गंजी बना देती है। फिर वो कैंची नीलम की नाक भी काट देती है। हाय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। अब जब भी तू आईने में अपनी कटी हुई नाक देखेगी तो तुझे तेरे बुरे कर्म याद आएंगे। आज के बाद दोबारा कभी किसी मासूम को परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह जादुई केक नीलम को सजा देकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से आरती के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो कटोरी केक बेचते हुए अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। चंपापुर गांव की जमीन पूरी तरह बंजर थी, जिस वजह से लोग खेती नहीं कर पाते थे और गरीबी की मार झेल रहे थे। चंपापुर गांव की लड़कियों को पानी लेने बहुत दूर जंगल की नदी में जाना पड़ता था। इसी तरह एक शाम सभी लड़कियां नदी से पानी लेकर लौट रही थी, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लगती है। सभी लड़कियां एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल उस पेड़ के चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और सभी लड़कियों के हाथ में एक एक छाता प्रकट हो जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है, अचानक ये छाते कहाँ से आ गए? और ये सब मेरी शक्ति का कमाल है, मुझे पृथ्वी पर लोगों की सहायता के लिए भेजा गया है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और जादुई पेड़ को अपनी गरीबी के बारे में बता देती हैं।
और ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो तुम सब मेरी ढाली पर बैठ जाओ। उसके बाद लड़कियां पेड़ पर चढ़कर डालियों पर बैठ जाती हैं। फिर वो पेड़ चलते हुए उन लड़कियों के गांव में पहुंच जाता है। और देखो, तुम सबको रोज मेरे ऊपर दूध डालना होगा। उसके बाद मैं तुम सभी को एक जादुई नेल पॉलिश दूंगा। फिर सभी लड़कियां दूध इकट्ठा करके उस पेड़ के ऊपर डालना शुरू कर देती हैं। अगले ही पल पेड़ वहां एक बड़ी नेल पॉलिश की शीशी प्रकट कर देता है। पेड़ के कहने पर वो सभी लड़कियां अपने अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लेती हैं। उसके बाद लड़कियां ढेर सारा खाना मांग लेती हैं और अगले ही पल वहां खाने से बड़े बड़े बर्तन प्रकट हो जाते हैं। ये देख लड़कियां बहुत खुश होती हैं और सभी गाँव वालों को बुलाकर उनके साथ मजे से खाना खाती हैं। उस जादुई पेड़ की वजह से हमारे खाने पीने की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन वो पेड़ रोज हमें सिर्फ एक नेल पॉलिश देता है। मैं सोच रही थी कि अगर हम उसके ऊपर एक ही बार में ढेर सारा दूध डाल दें तो हो सकता है पेड़ के ऊपर ढेर सारी जादुई नेल पॉलिश प्रकट हो जाए। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद सभी लड़कियां ढेर सारा दूध इकट्ठा करके उस पेड़ के ऊपर डाल देती हैं। देखते ही देखते पेड़ की डालियों पर ढेर सारी नेल पॉलिश प्रकट हो जाती हैं। फिर सभी लड़कियां अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल उनके नाखूनों में आग लग जाती है। अरे मर गई रे, मेरे हाथ में आग लग गई। अरे कोई बचाओ मुझे। और तुम सबके हाथों को जलाकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद जादुई पेड़ वहाँ पर एक विशाल नेल पॉलिश प्रकट कर देता है। फिर अगले ही पल नेल पॉलिश का ढक्कन खुल जाता है और सारी नेल पॉलिश लड़कियों के ऊपर गिरने लगती है, जिस वजह से वो सभी लड़कियाँ बहुत ही बदसूरत और डरावनी बन जाती हैं। और मुझे और दूध चाहिए। जाओ तुम सब मेरे लिए दूध लेकर आओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। अरे अचानक इसे क्या हो गया? ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? सुनो, हमारे पास अब बिल्कुल भी दूध नहीं है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत परी प्रकट हो जाती है। मैंने इस जादुई पेड़ को पृथ्वी पर लोगों की सहायता के लिए भेजा था, लेकिन तुम सबने लालच में पड़कर इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा दूध डाल दिया है। अब इसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है और ये पागल हो चुका है। हमें माफ करना परी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस पेड़ को एक छोटे पौधे के रूप में बदल देती है। इसके साथ ही परी बदसूरत बनी सभी लड़कियों को फिर से खूबसूरत बना देती है। ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। फिर परी गांव के बंजर जमीनों में जादुई बीज फैला देती है और देखते ही देखते वहां पर ढेर सारी फसल तैयार हो जाती है। अब हर महीने इस खेत में अपने आप फसल तैयार हो जाया करेगी। तुम सबको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परी उस पौधे को लेकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से चंपापुर गांव के लोग हर महीने ढेर सारी फसल बेचकर पैसे कमाने लगते हैं। इस तरह उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में सपना नाम की गरीब लड़की रहती थी। सपना की माँ सब्जियां बेचने का काम करती थी। सपना की माँ बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचती थी ताकि वो सपना की पढ़ाई का खर्च उठा सके। उधर सपना भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। फिर एक दिन सपना के स्कूल में कुछ लोग आते हैं। हम एक बड़ी कंपनी से आए हैं। हम हर साल लड़कियों के बीच स्विमिंग कंपटीशन करवाते हैं। हमारी कंपनी जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम देती है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। तुम में से जो भी लड़कियां कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, वो अपना नाम लिखवा सकती हैं, लेकिन हमारी एंट्री फीस 10,000 रुपए है। कोई बात नहीं, मैं आज ही अपनी मम्मी से पैसे लेकर जमा करा दूंगी। हाँ, कल मैं भी अपने पापा से पैसे लेकर टीचर को दे दूंगी। इस तरह सभी लड़कियां स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बेटी, मैंने सुना है तेरे स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। क्या ये बात सच है? हाँ माँ, ये बात सच है, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता और वैसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए की एंट्री फीस भरनी पड़ेगी। देख बेटी, हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तू मेहनत करेगी तो तू कुछ ही दिनों में तैरना सीख जाएगी। और तू पैसों की फिक्र मत कर,
मैं किसी तरह कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम कर लूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर सपना को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर अगले दिन सपना की माँ कई लोगों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 10,000 रुपए जमा कर लेती है। ये ले बेटी, ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में जमा कर दे। पैसे पाकर सपना बहुत खुश होती है और अपनी टीचर को सारे पैसे देकर स्विमिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। उसके बाद सपना गांव की नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर सपना अपनी कमर में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ के साथ बांध देती है। उसके बाद वो नदी में उतरकर तैरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और सपना नदी के बहाव में बहने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते नदी का पानी सपना को बहाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाता है। दूसरी तरफ शाम होने पर भी सपना घर नहीं लौटी। ये देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी लौटकर नहीं आई। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बाद सपना की माँ चारों तरफ सपना को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे सपना कहीं नहीं मिलती। फिर दुखी होकर सपना की माँ अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ नदी का पानी सपना को बहाकर परिदेश में ले जाता है। तभी एक दयालु परी की नजर सपना पर पड़ती है। वो परी फौरन सपना को बचाकर किनारे ले आती है। अरे ये बेचारी तो बेहोश है, इसे अपने घर ले जाती हूँ। उसके बाद परी सपना को घर ले जाती है और उसे जादुई शरबत पिलाकर होश में ले आती है। फिर परी के पूछने पर सपना उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तुम तैरना सीखना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें परिदेश की जादुई नदी में ले जाऊंगी। वहाँ परियों की क्लास चलती है, तुम भी वहाँ तैरना सीख लेना। उसके बाद वो परी सपना को परियों की क्लास में ले जाती है। वहाँ मौजूद सभी परियां सपना के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं और उसे तैरना सिखाने लगती हैं। कुछ ही दिनों में सपना परियों के साथ तैरना सीख जाती है। क्या बात है सपना, आज तो तुमने सभी परियों को हरा दिया। सच में तुम तो तैराकी में एक्सपर्ट हो गई। ये सब आप लोगों की मेहरबानी के कारण हुआ है, जो आप लोगों ने मुझ गरीब लड़की की मदद की है। मैं आप सबका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। फिर अगले दिन, बेटी सपना, मेरी इस जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। ये तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगी। और हाँ, इस जादुई आलू को अपने पास रखो। स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले इस आलू को खा लेना। इस आलू को खाते ही तुम्हारे अंदर कसब की फुर्ती आ जाएगी और कोई भी लड़की तुम्हें नहीं हरा पाएगी। ये सुनकर सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जादुई झाड़ू में सवार होकर अपने घर पहुंच जाती है। सपना को देख उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर सपना अपनी माँ को जादुई आलू और परियों के बारे में सब बता देती है। तभी सपना के पड़ोस में रहने वाली काजल नाम की लड़की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई आलू खाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अगर ये जादुई आलू मुझे मिल जाए तो फिर मैं स्विमिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख रुपए हासिल कर लूंगी। फिर उसी रात काजल चुपके से सपना के घर में दाखिल हो जाती है और जादुई आलू को एक साधारण आलू से बदल देती है। अगले दिन सपना साधारण आलू को खाकर स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ काजल जादुई आलू खाकर बहुत खुश होती है। कंपटीशन शुरू होते ही सभी लड़कियां तेजी से तैरना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ जादुई आलू खाने की वजह से काजल सभी लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। मुझे किसी भी तरह इस कंपटीशन को जीतना होगा, वरना मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। उसके बाद सपना पूरे जोश के साथ तैरना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो काजल को भी पीछे छोड़ देती है। सपना की रफ्तार देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखते ही देखते सपना सभी लड़कियों को हराकर स्विमिंग कंपटीशन जीत लेती है। उसके बाद सपना को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। फिर शाम को सपना जब पैसे लेकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में काजल उसे रोक लेती है। इससे पहले कि सपना कुछ समझ पाती, काजल उस पर डंडे से वार कर देती है। माँ, बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ। देखते ही देखते बेचारी सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर काजल सपना के पैसे लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सपना की मदद करने वाली परी आ जाती है। ठहर जा दुष्ट लड़की, कहाँ भाग रही है? उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल काजल की पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे।
देखते ही देखते वो जादुई सैंडल काजल को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद काजल रोते हुए वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सपना के जख्मों को पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर परी सपना को सही सलामत उसके घर पहुँचा देती है। ये लो बेटी, ये जादुई सैंडल हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इनाम के पैसों से सपना और उसकी माँ की परेशानियाँ हल हो जाती हैं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। उन दिनों सिंड्रेला गर्भवती थी। अपने होने वाले बच्चे को लेकर सिंड्रेला बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला की ये खुशी उसकी ननद कनिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कनिका काला जादू सीखकर एक बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी, जिसकी वजह से वो छोटे बच्चों को मारकर उनकी बलि चढ़ा रही थी। इसीलिए कुछ महीनों पहले ही सिंड्रेला ने उसे महल से बाहर निकाल दिया था। कनिका किसी भी कीमत पर सिंड्रेला से अपना बदला लेना चाहती थी। फिर एक दिन कनिका चुपके से महल में दाखिल हो जाती है और सिंड्रेला के खाने में काले जादू से तैयार की गई दवा मिलाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ इस बात से बेखबर सिंड्रेला वो खाना खा लेती है। फिर कुछ महीनों बाद सिंड्रेला एक साथ 3 नागिन बेटियों को जन्म देती है। उन तीनों नागिन बेटियों को देख महल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, हमारी राजकुमारी ने तो 3 नागिनों को जन्म दिया है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ये सिंड्रेला कोई इच्छाधारी नागिन है, इसीलिए तो इसने नागिनों को जन्म दिया है। हाँ तो सही कहती है, ऐसा हो सकता है। मैंने सुना है इच्छाधारी नागिनें बहुत खतरनाक होती हैं, इंसानों को मार के कभी भी खा सकती हैं, इसीलिए हमें इस महल में काम छोड़ देना चाहिए। इस तरह सिंड्रेला के बारे में चारों तरफ अफवाह फैलने लगती है और धीरे धीरे महल के बहुत सारे नौकर काम छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये बात सिंड्रेला की सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सिंड्रेला के साथ साथ उसकी तीनों बेटियों को महल से बाहर निकाल देती है। उधर सिंड्रेला का पति भी उसका साथ देने से इनकार कर देता है। सिंड्रेला के पास रहने की अब कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो एक तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर अपनी तीनों बेटियों के साथ रहने लगती है। अपनी बेटियों की परवरिश के लिए सिंड्रेला को लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम करना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन सिंड्रेला अपनी तीनों बेटियों के साथ तालाब के किनारे खेल रही थी, तभी कनिका की नजर उन पर पड़ती है। सिंड्रेला को अपनी बेटियों के साथ खुश देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लगा था सिंड्रेला लोगों के ताने सुनकर अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ये तो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी जी रही है। अब मैं इसकी तीनों बेटियों को जान से मार दूंगी, फिर देखती हूँ इस सिंड्रेला के चेहरे पर मुस्कान कैसे आती है। फिर अगले दिन जब सिंड्रेला काम पर चली जाती है, तभी मौका देखकर कनिका उसकी तीनों बेटियों को अगवा करके अपने घर ले जाती है। तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों पकड़ा है? हमें हमारे घर जाने दो। देखो, अगर हमारी माँ यहाँ आ गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें आजाद कर दो। बेकार की बातें मत करो, तुम तीनों के मरने का समय आ गया है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद कनिका सिंड्रेला की तीनों बेटियों को रस्सी से बांधकर आग के ऊपर लटका देती है, लेकिन तभी सिंड्रेला की तीनों बेटियां अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को काटकर आजाद हो जाती हैं। ये देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादू छड़ी की शक्ति से उन तीनों को लोहे के पिंजरे में कैद कर देती है। लेकिन सिंड्रेला की तीनों बेटियां उस लोहे के पिंजरे को भी काटकर बाहर निकल आती हैं। हमारे दांत बहुत ही मजबूत हैं। हम दुनिया की किसी भी चीज को आसानी से काट सकते हैं। तूने हमें बहुत परेशान किया है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि कनिका कोई और चाल चल पाती, सिंड्रेला की छोटी बेटी अपनी पूंछ से कनिका को लपेटकर जकड़ लेती है। उसके बाद तीनों बहनें कनिका को काटना शुरू कर देती हैं। अरे मर गई रे, ये तीनों तो बहुत खतरनाक है। अरे कोई बचाओ मुझे। उन तीनों के जहर से कनिका का शरीर पूरी तरह नीला हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो तड़पती हुई अपना दम तोड़ देती है। फिर वो तीनों कनिका की जादुई छड़ी उठाकर वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं। शाम को सिंड्रेला के वापस आते ही तीनों बेटियां उसे सारी बात बता देती हैं। फिर वो तीनों जादुई शक्ति की छड़ी से अपनी झोपड़ी को एक बढ़िया घर में बदल देती हैं। माँ, अब इस जादुई छड़ी की मदद से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसके बाद तीनों जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई जाल प्रकट कर तालाब से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेती हैं। फिर उस दिन से वे तीनों मछलियाँ बेचने का व्यापार शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में तीनों बहुत पैसे कमाने लग जाती हैं। इस तरह सिंड्रेला के हालात पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और वो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले परिदेश में सिंड्रेला नाम की 2 जुड़वा बहनें रहती थी। उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, इसीलिए उनकी माँ ने दोनों का नाम सिंड्रेला रखा था। उन दोनों के पति उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी सास हमेशा उनके काम में नुक्स निकालकर उनकी बुराई किया करती थी। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। इस बात से दोनों सिंड्रेला और उनके पति बहुत खुश होते हैं।
गर्भवती होने के बाद दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती हैं। फिर एक दिन वो दोनों अपने पतियों के साथ पृथ्वी की सैर करने का प्लान बनाती हैं। शाम को चारों जादुई कालीन पर सवार होकर पृथ्वी के खूबसूरत नज़ारे देखने निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी अचानक रास्ते में मौसम बिगड़ जाता है। अरे ये क्या, अचानक मौसम बिगड़ गया। हमें फौरन नीचे उतरना होगा, वरना हम चारों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद वो चारों जादुई कालीन को नीचे उतारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों सिंड्रेला बहनें जंगल में मौजूद पेड़ के ऊपर गिर जाती हैं। दूसरी तरफ जादुई कालीन उनके पतियों को हवा में उड़ाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाती है। अरे ये क्या, हमारे पति तो कहीं नजर नहीं आ रहे, अब हम क्या करें? सबसे पहले हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिर दोनों बहनें पेड़ से नीचे उतरकर चलना शुरू कर देती हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी वो दोनों जंगल से बाहर नहीं निकल पाती। देखते ही देखते रात हो जाती है और पूरे जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो माहौल बहुत ही डरावना है। हम दोनों इतनी देर से चल रही हैं, लेकिन अभी तक जंगल के बाहर नहीं निकल पाई। इस समय हम दोनों गर्भवती हैं। अगर किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें जल्दी जल्दी जंगल पार करने की कोशिश करने लगती हैं। तभी रास्ते में उन्हें दो बूढ़ी जादूगरनियां मिलती हैं। अरे तुम दोनों तो परी हो, लेकिन इस वक्त इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? देखो, आज अमावस्या की रात है। इस जंगल में खतरनाक चुड़ैल घूमती है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम दोनों को मारकर खा जाएंगी। ये सुनकर दोनों सिंड्रेला बहनें डर के मारे कांपने लगती हैं। इससे पहले कि किसी चुड़ैल की तुम पर नजर पड़े, जल्दी से हमारे घर चलो। उसके बाद दोनों जादूगरनियां सिंड्रेला बहनों को अपने घर ले जाती हैं। उन दोनों का घर जंगल में तालाब के किनारे बना हुआ था। लगता है तुम दोनों चलते चलते बहुत थक गई हो। ये लो, खाना खा लो। ये हमारा बनाया हुआ खास तरह का जादुई खाना है। इसे खाने के बाद कम से कम 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी और साथ ही तुम्हारे शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहेगी। इस खाने से हमारे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर ये खाना खा सकती हो। उसके बाद दोनों बहनें खाना खाना शुरू कर देती हैं, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर टक टक की आवाज होने लगती है। एक जादूगरनी चुपके से दरवाजे में बने सुराख से बाहर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने 2 खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। अरे मर गई, हमारे दरवाजे पर 2 चुड़ैल खड़ी हैं। लगता है इन दोनों को इनके बारे में पता चल गया है। जल्दी से दरवाजा खोलो। हमें पता है तुम दोनों के घर पर 2 परियां मौजूद हैं। हमें उनकी खुशबू मिल गई थी। वो दोनों गर्भवती हैं। हम उन्हें मारकर उनके बच्चों को खाना चाहते हैं। अगर तुम दोनों हमारे बीच में आई तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। देखो, दया करके इन मासूम परियों को छोड़ दो। लगता है ये दोनों जादूगरनियां सीधी तरह दरवाजा नहीं खोलेंगी। हमें दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना होगा। इसके बाद दोनों चुड़ैलें दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। ये सब देख दोनों सिंड्रेला बहनें डर के मारे कांपने लगती हैं। ये चुड़ैलें तो बहुत ही खतरनाक हैं। लगता है अब हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगी। हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी चुड़ैलों से दरवाजा नहीं टूटता। लगता है ये दरवाजा बहुत मजबूत है। चलो छत की तरफ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों छत तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करती हैं। छत कमजोर थी, इसलिए छत टूटना शुरू हो जाती है। ये देख दोनों चुड़ैल बहुत खुश होती हैं। अरे नहीं, हमारी छत कमजोर है। अब उन दोनों चुड़ैलों को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों परियों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम दोनों को अपनी जान देनी होगी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमारे लिए आप दोनों अपनी जान मत दो। कोई बात नहीं, हम दोनों बूढ़ी हो चुकी हैं और हमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। हाँ, हम अपनी जान देकर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान बचा लेंगे। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। देखो, अब हम दोनों अपने शरीर में आग लगाने वाली हैं। थोड़ी ही देर में हमारा शरीर जलकर 2 साड़ियों के रूप में बदल जाएगा। तुम दोनों जल्दी से उन साड़ियों को पहन लेना। उसके बाद कोई भी चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो दोनों जादूगरनी अपने शरीर में आग लगा लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों का शरीर जलकर 2 साड़ियों के रूप में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें भी छत तोड़कर नीचे कूद जाती हैं। तभी दोनों सिंड्रेला बहनें जल्दी से साड़ियाँ उठाकर पहन लेती हैं। बहुत मेहनत के बाद तुम दोनों हाथ लगी हो। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। फिर जैसे ही दोनों चुड़ैल सिंड्रेला बहनों को पकड़ने की कोशिश करती हैं कि तभी उन दोनों को बिजली का झटका लगता है और वो दोनों दर्द के मारे तड़पने लग जाती हैं। हाय मर गई रे, अचानक मुझे ये बिजली का झटका क्यों लग रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। फिर उस साड़ी से बड़े बड़े आग के गोले बाहर निकलकर दोनों चुड़ैलों के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, मेरा शरीर जल गया। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई इस आग को बुझाओ। देख
देखते ही देखते दोनों चुड़ैल जलकर राख के ढेर में बदल जाती हैं। उसके बाद वो दोनों जादुई साड़ियाँ सिंड्रेला बहनों को हवा में उड़ाते हुए परी देश ले जाती हैं। दूसरी तरफ उनके पति भी वहाँ पहुँच चुके थे। अपने पतियों को सही सलामत देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। इस तरह दोनों नेक जादूगरनियाँ अपनी जान देकर सिंड्रेला बहनों की जान बचा लेती हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें दो खूबसूरत बेटों को जन्म देकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। थैंक्स।